बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, इसारा राना साहब और अज़र जावेद साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब दहशतगर्दों ने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था। यरगमालियों की रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि अब तक बड़ी तादाद में मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। अब तक की सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे इस ऑपरेशन के सिलसिले में। लेकिन इसके अलावा भारत की जानिब से अगर हम देखें तो इस अफसोसनाक वाक़े पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ अनासिर शामिल थे। वो प्रोपेगेंडा था क्या और इसके हक़ाइक़ क्या हैं वो भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लेकर JUI-FE और PTI में डेडलॉक बरकरार है, जबकि PTI के सेक्रेटरी जनरल के बाद बानी इमरान खान ने भी कह दिया है कि इत्तेहाद में शामिल होकर कोई हम पर एहसान नहीं करेगा। PTI के इस रवैये से JUI-FE की क़यादत खासी खफा दिखाई दे रही है और जो पीर के रोज़ JUI-FE और PTI की मुलाकात हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी ये बताती है कि JUI-FE के जानिब से कुछ मुतालिबात रखे गए हैं और उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खमनाई को खत और रूस यूक्रेन जंग बंदी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी हथियारात को लेकर मुज़ाकरात होंगे और क्या ट्रंप रूस और यूक्रेन में जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएगा? इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के सानहे के हवाले से। मुसद्दिका जो इस वक्त कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास आई हैं, हम चाहेंगे कि वो सबसे पहले आपके सामने रखें। रिजवान रज़ी साहब, 400 मुसाफिर और कहा गया कि 190 बाजियाब करवा ली गए हैं, 30 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स में चाहूँगी कि जो आपके पास तो मौजूद हैं, जो कि मुसद्दिका ज़राए से हम तक पहुँची हैं, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। अच्छा। 400 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं उनको रिहा करवा लिया गया है। कुछ पहले हो गए थे, कुछ वक्फे में हुए और ये पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने पाकिस्तान फ़ौज के उन्होंने ऑपरेशन किया है और इसके अंदर हमें तमाम जो है वसाइल उनका इस्तेमाल नज़र आता है। मसलन ये देखिए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्द हिट किए हैं वो ड्रोन के ज़रिए किए गए हैं। 15 दहशतगर्द जो है वो ड्रोन से हिट किए गए हैं। 6 दहशतगर्दों को स्नाइपर्स ने हिट किया है और बाकी जो हैं वो कमांडोज़ के साथ बराह रास्त उनका निशाना बने हैं और 46 दहशतगर्द हैं जिनकी 46 जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो कवर कर ली गई हैं। और इसमें जो है एक FC के जवान की शहादत हुई है और जो अपना जो मुसाफिर हैं 27 मुसाफिरों को वो एक एक करके अब तक शहीद कर चुके हुए थे, कत्ल कर चुके हुए थे। तो ये डिटेल है इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए के हवाले से। लेकिन देखिए अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रिजवान रज़ी साहब, कुछ दौरानिया इस ऑपरेशन के जारी रहने का क्या कहा जा सकता है? कितनी देर तक ये ऑपरेशन जारी रहे? देखिए, मैं वहाँ पे जिसे कहना चाहिए इस ऑपरेशन के साथ मुंसलिक ज़राए से वाबस्ता था, तो 4:10 पे मुझे जो पहला मैसेज आया था आज शाम तो उन्होंने कहा कि जो स्लीपर की वो बोगी होती है वो क्लियर करवा ली गई है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो आज सपहर के बाद ही, जोहर के बाद ही उस ऑपरेशन का आगाज हुआ होगा। मैं इससे अंदाज़ा लगा जो आपकी गुफ्तगू हुई। हाँ, और मैंने फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमारी ख्वाहिश है, बल्कि होगी कि अफ्तारी से पहले ये जो है ऑपरेशन ख़त्म हो जाए। एंड दैट एग्जैक्टली हैपन। अभी मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते में ये मैसेज जो है ये रिसीव हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो पहले सिर्फ उसको असेस किया गया है कि थ्रेट लेवल क्या है और फिर उसके लिए जो काउंटर था
وہ تیار کیا گیا ہے اور نتیجے کے اوپر کر لیا گیا ہے. یہ اس سے جو پرسیپشن کا ڈیمیج ہوا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن وہاں کے اس علاقے کے اندر موو کرنے کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹرین ایک بہترین محفوظ ترین طریقہ ہے. اور اس ٹرین کے اندر چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بوگی بھی لگی ہوئی تھی جس میں ریونیو ٹکٹ سے لے کے اور کرنسی نوٹ تک موو کیے جاتے ہیں, اس لیے اس والے ٹرین کے وائج کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اس پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ بھی زیادہ ہوگا. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کے اسٹیٹ اپریٹس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جب اسٹیٹ نے آگے سے ریئیکٹ کیا ہے, رسپونڈ کیا اور پورا کیلکولیٹڈ رسپونڈ تھا, اس میں ہمیں اس پروفیشنلزم کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ڈیورنگ آپریشن کوئی ایک بھی سویلین کیجویلٹی نہیں ہونے دی گئی. یہ ہائٹ ہے پروفیشنلزم کی, کیونکہ اتنے زیادہ پیسنجر ہاسٹیج میں ہوں اور ان کو, اور جو اتنا دور افتادہ علاقہ جس طریقے سے وہاں پہ آپریشن کیا جا رہا تھا, اغوا کاران ان کے اندر بیٹھے ہوں اور ایسی صورت میں پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ آپ ان کو نشانہ بنائیں, یہ بہت اپریشیٹیبل چیز. ایگزیکٹلی, اور اس میں ہمیں اپنی جو پاک افواج ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور یقینی طور پر کل کی افطاری کا معاملہ ہو, ہر ایک نماز ہو, سحری کے اوقات ہوں, آپ ٹویٹر کو جا کے دیکھ لیں, جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں سبھی کے سبھی دعا گو تھے کہ کوئی ایک جان بھی جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے کسی بھی معصوم کی. سہرانہ صاحب, انتہائی حساس معاملہ, جس طریقے سے ہمارے فوجی جوانوں نے اس سے نپٹا, ہماری پاک افواج نے اس سے نپٹا, یقینی طور پر یہ ایک مشکل آپریشن تھا ابھی تک کہ اگر ہم پاکستانی تاریخ کو کھول کر دیکھیں, پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن جہاں پر ہمارے لیے ایک ایک انسانی جان کو بچانا ضروری تھا, وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارا مخالف ملک ہے اس کا جو پروپیگنڈا تھا, وہاں پر جو ہونے والی ٹرانسمیشنز تھیں یا پھر ایسی ویڈیوز جو کہ ٹویٹر پر, سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کی جا رہی تھیں, وہ ان کے لیے تو اچیویبل ہو سکتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ پاکستانی لوگوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے یا پاکستان کا امن و سکون تباہ کرنے کے لیے بھی ایک انتہائی منظم پروپیگنڈا تھی. دیکھیں, تھوڑا سا اگر ہم حقیقت پسندی سے چیزوں کو کریں, جذباتیت سے ہٹ کے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کل کا ثانیہ جو ہے وہ ہے تو بڑا تکلیف دہ اور بڑا جسے کہتے ہیں نا پریشان کر دینے والا. اور اس کا یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ سوالات اس پہ ابھی بھی بھی لازمی بالکل ہیں, بالکل ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری بہادر افواج پتہ نہیں کب سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جن کے جوان بچے اس جنگ میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے شہادتیں لے کے جنت الفردوس میں چلے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی جنگ جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور ایک ایسی آگ جو ہمارے گھر کی تھی ہی نہیں, وہ ہمارے گھر میں آ گئی, اور آج جن کے گھر سے شروع ہوئی تھی وہ بالکل محفوظ ہیں, اور جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے گھر میں آگ آ گئی, اور ہم آج اسے بھگت رہے ہیں. امریکہ سے شروع ہونے والی یہ لڑائی, امریکہ تو محفوظ ترین ہے, اور ہمارا جب کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے, تو آج ہمارا گھر غیر محفوظ ہو گیا ہے. لیکن ہم خیر وہ الحمدللہ نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں, ہم مشکلات کو جھیلنا جانتے ہیں, مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اور ان مشکلات میں ہی امریکہ کو بندے پکڑ پکڑ کے دینا بھی جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو اس دکھ کے اندر شریک ہوں جنہوں نے, جو اس آپریشن میں جن لوگوں کی جانیں گئیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہادر افواج نے یہ آپریشن بڑے مہارت کے ساتھ کیا. اس پہ مجھے فخر ہے, اور میرا یقین ہے کہ ہم کوئی ایسا پلان کریں گے کہ آئندہ اس طرح کا ثانیہ دوبارہ نہ ہو. اظہر جاوید صاحب, یقینی طور پر جیسے سہرانہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیوں, کیسے, یہ سوالات جنم لیتے ہیں, موجود ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, اور ہر پاکستانی ان کا جواب بھی جاننا چاہتا ہے. لیکن ہمیں حکومت وقتیہ جو رسپونڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اور 3 حصوں میں منقسم جو ہماری وزارت داخلہ کا قلمدان ہے, وہاں پر بھی ہم پاکستانی ایک سوالی نشان بنے ہوئے تھے اور ابھی بھی ہیں کہ آیا کہ اس کا جواب ہم نے کس وزیر سے لینا ہے, کس مشیر سے لینا ہے. بہت شکریہ. آپ
ये जो सानिया था, ये पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के वाकयात का तसलसल है, और जो बलूचिस्तान में जो इस वक्त ये दहशत गर्दी है, ये भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉर है उसका हिस्सा है। अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव जो है वो भी बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, और अगर आप उनके तजियाकारों के, उनके जो फौजी माहिरीन के बयानात ले तो इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि कश्मीर का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। तो उन्होंने हमेशा कश्मीर के मामले पे वो को टैकल करने के लिए बलूचिस्तान में जो शरपसंदी है उसको फरोग दिया। इसको अब समझने की जरूरत है। ये सानिया हुआ, पहले भी सानिया होते हैं, लेकिन इस सानिया ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज कैसे किया? एक सानिया तो वो हुआ जो जमीन पे हुआ, बलूचिस्तान में एक रेलवे ट्रैक पे हुआ, लेकिन एक सानिया वो हुआ जो डिजिटल दहशत गर्दी की में मुलविस लोगों ने किया। अगर आप इसकी घेट उठा के देखें, शायद उस चीज ने जो ग्राउंड पे जो नुकसान हुआ हो वो कम हो, लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्द जो हमारी नजरियाती सरहदों को, जो हमारी पाक अफवाज को, जो हमारे सिपा सलार को, जो हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी से नहीं गुज़िश्ता कई सालों से वो मुतहर्रिक है, उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया। वो चीयर लीडर्स बने हुए थे, वो इस वाक़े को ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो उनको मिलिटेंट्स कह रहे थे, वो उनको ऐसे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो मैं नाम भी लूंगा, पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनसे जो ग्लोरीफाई किया गया, जो पीटीआई से जुड़े लोग थे, वो चाहे अमेरिका में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, यूके में बैठे हो, वो बीएलए को ऐसे कह रहे थे जैसे वो एक आजादी पसंद कोई मिलिटेंट लोग हैं। और एक बात एक से तय हो गई कि डिजिटल दहशतगर्दों से निपटना जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को अगर महफूज रखना है तो इन डिजिटल दहशतगर्दों को हमें इनका जो सफाया करना होगा। अब हुआ अजहर जावेद साहब, बड़ी माजरत के साथ आपने ऑपोजिशन को तो हमें बता दिया कि ऑपोजिशन ने क्या किया, डिजिटल दहशतगर्दी की और कैसे नहीं की। मेरा एक सवाल आपसे वजारत दाखिला के हवाले से भी था, आपने मुझे उस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। मैं बिल्कुल उस पर आऊंगा। वजारत दाखिला इस वक्त जो बलूचिस्तान है ये किसके अंडर है? बलूचिस्तान में जो ये कार्रवाई हुई है ये पाक फौज के खिलाफ हुई है, ये सबको पता है। और उसका रिस्पॉन्स आपने देखा, पाक फौज ने अभी जैसे रिजवान रजी साहब बता रहे थे कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर एसएसजी कमांडोज ने जिस तरह वहां से निपटा है, तो क्या आपका ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब किसी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो इस ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। हमारा मसला ये है कि हम जो भी चीज चल रही हो, दहशतगर्दी का वाकया हो, हम उसी वक्त उस पर लाइव कमेंट्री करते हैं, जबकि दुनिया में मुसलमा असूल है कि जो कुछ भी जो इस तरह के सानियात होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। एक दफा वेट किया जाता है, तमाम क्लीन अप का वेट किया जाता है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें, अगर इस वक्त हमें खड़े होना है अपने पाक फौज के साथ, हमें उस वक्त खड़े होना है जो लोग शहीद हुए इस वाकयात में, हमें उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जो इस वाकये में मुलव्वस थे, हमें उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनको ग्लोरीफाई किया, इनके चीयर लीडर्स के तौर पर इनकी हौसला अफजाई की। ठीक है अनवर रजा, हमें किन लोगों की तरफ देखना है? क्या उन लोगों की तरफ हमें नहीं देखना है जो इस वक्त इक़्तिदार के मसे लूट रहे हैं, हुकूमत वक्त का हिस्सा है? क्या वो उनसे सवाल पूछना इस वक्त जायज नहीं, या फिर अवाम को उनसे सवाल करना ही नहीं चाहिए? हुकूमती रवैया कल से लेकर आज तक आपने कैसा पाया? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब हमने अमेरिका के को एक दहशतगर्द को, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हैंड ओवर किया, तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि खुदा ना खास्ता इसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हालात बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वफाक या सूबों में जिसकी भी हुकूमत हो, ये दहशतगर्द जो है ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। चूँकि बलूचिस्तान के अंदर मुझे पता है कि सूरत बहुत ज़्यादा संगीन है, इसी तरह KPK में है, और अगर जल रखा हुआ है इन दोनों सूबों को तो वो फौज ने रखा हुआ है। और जिस तरह पेशा वराना उन्होंने महारत के साथ, जदीद इक्विपमेंट के साथ इस ऑपरेशन को ख़त्म किया, वो भी काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात देखिए, समझना होगा हमें कि ये दहशतगर्दी किसी की भी हुकूमत हो, ये एक तसलसल के साथ जारी रही है, 2 दहाइयाँ हो चुकी है। वो क्यों कर रहा है? आपको याद होगा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो दहशतगर्द हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं अफगानिस्तान के ज़रिए, और उनके पीछे कौन है? इंडिया। भारत जो है वो बड़े मंसूबे के साथ KPK और बलूचिस्तान के अंदर वो कोशिशें करता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा है। एक और बात आपको बताऊँ, इस्लामाबाद के अंदर भी अब
एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर जगह पर जी रहम करे। अब आपको सोचना होगा, हमें अपनी सियासत को एक तरफ रख कर इस मुल्क की बका के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये रवैया, ये रविश इख्तियार करनी चाहिए कि हमें कम अज कम मिनिमम इस एजेंडे पर तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें मुत्तहिद और एक होना पड़ेगा। वो क्यों कर होना पड़ेगा? अगर माजी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसकी मुस्लिम लीग नून की, कल आने वाले दिनों में किसी और की हुकूमत अगर होगी तो ये दहशतगर्दी का जो सिलसिला है खुदा ना खास्ता ये इस तरह कम होगा बढ़ता चला जाएगा, कम होगा बढ़ता चला जाएगा। इसमें सफर कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज के वो दलेर नौजवान जो हम रातों को घर में सो रहे होते हैं और वो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके बाद इसके कसूरवार कौन है? ऐसे लोग जो के मुहिब वतन हरगिज नहीं हो सकते कि जो इस तरह इतने बड़े सानेहात को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करें और फौज को मलाइन करें। है क्या? देखिए, अगर आपके मुल्क में एक इदारा है इस वक्त जो बिल्कुल मुनज़्ज़म है, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें कानून और आइन की अमलदारी की जाती है, वो क्या है? वो फौज। उसमें सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है। एक बाय डिजाइन हमारे जो फौज है उसको एक तरफ से मलाइन करने की कोशिश की जाती है। कुछ हमारे दोस्त जो पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर दानिस्ता गैर दानिस्ता बैठकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें उस नजाकत का, उस कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म नहीं होता कि वो नादानी में या छोटे मफाद के लिए तो इतनी बड़ी बात कर देते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, आप बलूचिस्तान के इन दूर अफ्तादा इलाकों में मैं गया हूं, मैंने विजिट किया है, मैंने सिक्योरिटी की सिचुएशन देखी है। आज मैं आपसे एक बात करता हूं ज़रियाब, इंतहाई सेंसिटिव ये बात थी। हमने एक बड़ी क्लासिफाइड एक वीडियो देखी। उस वीडियो में दहशतगर्द जो थे वो तारों को काट कर, जो बॉर्डर पर लगी हुई थी उस फेंस को काट कर, वो पहाड़ों के जरिए, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे हमें फौज ने हमें यहाँ पर रोकना है, वो फिर कुछ अरसा बाद उन्होंने कोई और रास्ते इख्तियार किए और उन्होंने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक जगह पर हमला किया। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें देखें पुलिस भी है, उसमें फौज भी है, उसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, एफसी भी है। देखिए जरा सोचिए कि उनके घरों पर जब डेड बॉडी जाती है, शहीदों का जब घर जाते हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बीवी, उनके अहले खाना, उनके बच्चों पर क्या गुजरती होगी। मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है अपने तमाम दोस्तों से, हम सियासत जो है पूरे पाकिस्तान से जरूर करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, हम अपने कमेंट भी देंगे, हम शायद टिल्ट भी किसी तरफ रखेंगे अपने मफादात की खातिर, लेकिन खुदा के लिए इस वक्त मुल्क की बका के लिए हमें इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात को खत्म करने के लिए फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत है। अपने सियासी मकासद और अपने ज़ाती मकासद को एक तरफ रखकर हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आपको हमने बताया था 2 रोज़ पहले कि मतलब जो मुलाकात हुई थी JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान, तो उसमें कुछ चीज़ें तय हो रही थी कि आखिर की अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनती है मौलाना की जमात, तो मौलाना को क्या मिलेगा। अक्सर हमारे सवाल रहता था कि मौलाना को क्या मिलेगा जो मौलाना राजी होंगे और PTI के साथ चलने पर तैयार होंगे। तो अंदर की खबर ये मिली है कि मौलाना सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। अब कौन सी सीट है, कहाँ की सीट है, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं और क्या ऐसे मुतालबे PTI पूरी कर भी सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं बानी PTI की एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि जो कि सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू उन्होंने पैगाम कन्वे किया कि अगर कोई जमात हमारे साथ इत्तेहाद करती है तो वो कोई हम पर एहसान नहीं कर रही। इसार राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात है या जो ये मुतालबा रखा गया है मौलाना की जमात की तरफ से, किस सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही होगी? मौलाना KPK में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा। और शुरू तो वो वहाँ से हुए हैं कि मुझे CM-शिप दे दी जाए। और आखिर में जाके देखें, पता नहीं कश्मीर कमेटी पे ना KPK की मान जाए। हाँ। कौन वो दरवेश आदमी है, 50,000 का कालीन बेचते हुए 500 पे भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बनने नहीं लगना है सारा कुछ। अच्छा। मैंने आप पहले भी अर्ज की थी कि इमरान खान का मसला इस हुकूमत से है ही नहीं। तो इमरान खान के साथ तो वो खड़ा हो जो जिसने उस दूसरे वाली तरफ देखना हो या मुकाबला करना हो। ये सारे सियासी बेरोजगार हैं और अब इनको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो लगे में। अदरवाइज ये कि इनमें से किस में तप्पड़ है कि ये इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के उसके खिलाफ।
कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। तो भाई ये ठीक है, अच्छा है, ईद पे गरीब लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं। अच्छा, तो मौलाना आपको ये लग भी रहा है कि करने- विंडो शॉपिंग और- कर रहे हैं उनकी जमात? जी जी, और कुछ नहीं, विंडो शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक ये भी कहा ना कि और किसी एक को चीज़ तो और मैं अपोजिशन कहना इत्तेहाद चाह का रहा था। सरबराह बनना है, तो जो सब कहेंगे मंजूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही थी ना कि शायद वो लीड करना चाह रहे हैं फ्रंट से इस अलायंस को। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये इत्तेहाद बन जाए और इस इत्तेहाद में मौलाना सरबराह बन जाएं, कोई और खाकान अब्बासी बन जाएं, मिफ्ता बन जाएं, जिस कश्ती में इमरान खान सवार है कप्तान वही होगा। ये तो आप भूल जाएं कि ये कहीं इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी कि कोई एक ऐसा ट्रक होगा जिसमें मौलाना लीड कर रहे होंगे और इमरान पीछे बैठा होगा। ये ख्वाब है, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा होगा नहीं। और दूसरी अब एक चीज में जरा हटके कहना चाह रहा था अजहर की बात पे कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं जो हमारे इदारों पे हमला करते हैं, 100 बार अल्लाह की इन पे लानत, 1000 बार इन पे अल्लाह की लानत। आमीन। जो हमारे इदारों और हमारे पे हमला करते हैं। लेकिन ना मैं इस लानत के साथ ये हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि ये लानतें हम भेज देंगे, आप बताएं कि आपने क्या किया अब तक। एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं कि ये क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। आप मुझे बताएं कि ये चीज इतनी बड़ी सेंसिटिव हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा। वो लानतें हम भेज देंगे, हम भेज देंगे, हमें उन लानतों पे लगा दें। अब कल से एक ही काम किए जा रहे हैं, पीटीआई देखें ये कह रही है, पीटीआई देखें ये कह रही है, तुसी अपना दसो तुसी की कीता है, तुसी जवाब दो सानू तुसी की कर रहे हो। ये छोड़ दे पीटीआई, हम दे देंगे। अजहर जावेद लंदन से आ गया, मैं ये बड़ी तगड़ी बदुआएं देता है, मैं इसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मुझे बताएं हुक्मरान कि भाई तुमने क्या किया है। बलूचिस्तान जल रहा है और आज से नहीं जल रहा, पिछले कई अरसा हो गया जलते हुए। आपने वहां पे क्या हल निकाला है, कैसे रोका है उसे, बताएं मुझे। तो मैं चाह रहा था कि अजहर के थ्रू इसके अच्छे ताल्लुकात हैं, इसे कहें जरा उनसे पूछ के जरा बता दे कि यार ये उन्होंने क्या किया, बदुआएं हंसी खुद दे देंगे उन्होंने। ठीक, चलो ये सवाल तो वाकई बनते हैं और सिर्फ क्योंकि नाम लेके हुआ है, एक मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा जी जी राणा साहब, ये मेरा ख्याल है बात आपके बारे में नहीं कही गई। आपने तो बड़ा अच्छा पाक फौज को सपोर्ट भी किया अपने बयानिए में, जो अभी आपने बात की, और आपने सलाम भी भेजा, उन शोहदा को भी सलाम भेजा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ राणा साहब, डिफरेंस समझिए। पीटीआई के 2 धड़े इस वक्त नहीं, मैं भी मेरी सुन ले अजहर, आप भी मेरी बात नहीं समझे भाई, मेरी बात नहीं समझे। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मेरे को अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा, मैं उसकी आंखें ना निकाल दूंगा कि मुझ पे कोई ये कहे कि मैं अपने इदारों के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं हम सब खड़े हैं अपने इदारों के साथ, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं इस हुकूमत के, वो कहां खड़े, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उस पर भी बात करें थोड़ी सी। बिल्कुल सही बात है। अजहर एक मिनट, अजहर एक मिनट हल्कों से पूछ लूंगा। आप भी एक सवाल पूछ लीजिएगा, जो डयाला में जेल में कैद जो लीडर है, उनसे ये पूछ लीजिएगा कि उनका जो सोशल मीडिया जो अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। अजहर जावेद साहब, बड़ी माजरत के साथ, एक शख्स जो उस वक्त जेल में कैद है, उसका इस सानहे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया तो उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 100 बार अल्लाह की लानत, जो हमारे इदारों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो दशनाम तराजी कर रहे हैं, 100 बार अल्लाह की लानत। लेकिन मुझे हुकूमत ये जवाब दे कि ये उसका हल नहीं है जो हुकूमत कर रही है। मुझे हुकूमत बताए कि उन्होंने क्या किया है। इसार राना और अजहर भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। जब मेरा अजहर भाई, आपने बात किया, अजहर भाई एक एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, जो कि अमेरिका से ऑपरेट, चलिए उसका ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक है, चलिए ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके कासम रजी की बात सुन ले यार, रजी की भी सुन ले, रजी साहब की बात सुन ले, क्या वो, चलिए रजी साहब की भी बात सुन ले। और भाई लानत है उनके ऊपर जो ऐसा कर रहे हैं, लानत है उनके जो ऐसा कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दों पे अब जरा मैं आप दोनों पे गुजारा कर, नहीं मैं इन दोनों पे गुजारा कर लेता हूँ। चले मैं अनवर अजहर के पास मुझे जा लेने दे। नहीं रजी की बात सुन ले रहे और अच्छी बात करेंगे रजी कोई ना कोई। अच्छा जी रजी साहब, चलिए मैं ये कहने लगा था कि मेरा भाई बार बार कहता है कि रियासत ने क्या किया। रियासत ने, मेरे भाई, जब किसी आलमी अदालत के अंदर भी हैरबियार मरी के खिलाफ मुकदमा पेश हुआ, तो आज वो हमें बता रहे थे असेंबली के अंदर तकरीर करते हुए कि जनाब किन्होंने जाके उनके खिलाफ गवाही नहीं दी, बल्कि उनकी बेगुनाही की गवाही दी। उनकी पार्टी दहशतगर्द करार पा गई है, और वहाँ पे बैठ के वो जो लोग आज के इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे,
हुकूमत पाकिस्तान का एक ख़त जो है उनको वहाँ पे जेल में पहुँचाने के लिए काफ़ी है कि वो दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहिए कि ये ख़त लिखने के अंदर कौन सा अमर माने है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ हमने शिकायत नहीं की अभी तक कि जनाब बरतानवी हुकूमत से कि जनाब आपकी सरजमीन के ख़िलाफ़ ये बैठ के हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को फैंटसाइज कर रहे हैं। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक अगेन। मैं बात कर रही थी मौलाना साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से कि जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। अनवर रजा, कल तक तो ये सवाल होता था कि मौलाना को क्या मिलेगा, अब तो मौलाना की जब खुद अपने मुंह से मांग रही है कि जी सीट एडजस्टमेंट। राना साहब कह रहे हैं कि सीएमशिप मांग रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ ना कुछ मांग रहे हो, तो राजीबाजी हो जाएंगे और या पीटीआई इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर देगी मौलाना के लिए? आप मुझे आज से पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे जरा पहले टॉपिक पे बात करने दीजिएगा। अच्छा जी। पहली बात तो ये, जो इसार राना साहब थे वो ये कहना चाह रहे थे, जिसे शायद अज़म जावेद मेरा भाई है समझ नहीं पाए, कि ये हुकूमतें वो आती जाती रहती हैं, हमारे हुक्मरानों का, तमाम हुक्मरानों का ये रवैया रविश रही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान आज इस नहज पर पहुंचे हैं। उसमें तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल हैं। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात तो ये है, इसे हमें समझने की जरूरत है कि हमारे इन सियासतदानों के रवैयों की वजह से लोगों में एग्रेशन पाया जाता है। वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, फिर वो अपने इस एग्रेशन को सोशल मीडिया के जरिए निकालते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं बारहा फिर एक बात ये करना चाहता हूँ कि इस मामले तक हम सारे बहस भी कर लेंगे, वक्त भी आएगा, सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन हमें अगर हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से निकलना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं दहशत गर्दी को, तो फिर हमें पाक फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। एक बात। और दूसरी बात जो आपका बुनियादी सवाल था, वो देखिए मैं आपको बारहा ये बात करता हूँ, अब इस बात की गवाह मैं आपको कल भी कह रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद सिर्फ सिंगल पार्टी अपनी जमात के जरिए इन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मोमेंटम बनाएंगे। और मैंने आपको कहा था ये मुज़ाकरात रमजान के आखिर तक चलते रहेंगे, इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर जरूरत है तो पाकिस्तान, कह रहे हैं कि उनको भी जरूरत नहीं है, कोई हम पर एहसान नहीं करेगा अगर देखना नहीं आएगा। देखना अब बानी पीटीआई ये बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए शायद कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो इंतखाबात में धांधली का इल्जाम है उसके बारे में, इस हुकूमत के खिलाफ जो मैंडेट चोरी हुआ है, अपने तौर पर खड़ा होना चाहिए। या वाह बानी पीटीआई कितना, या तो वो सियासी नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है ये बात कि भाई मौलाना फजल रहमान को क्या जरूरत है वो आपकी खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाए जाके, जबकि उन्होंने सारी अपनी सियासत एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से की है। ये अजीब बात है। बानी पीटीआई की इसी गैर सियासी रवैये की वजह से आज वो कहते तन्हाई का शिकार हैं। अच्छा। उनकी पार्टी बिखर रही है। वो देखना, उन्हें समझने की जरूरत है कि भाई मुझे मौलाना की जरूरत है। जब वो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो मुझे बताएं कौन जी शौर उनके साथ खड़ा होगा जाकर? कोई भी नहीं खड़ा होगा। लिहाजा अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इसार राना साहब की, ये सारे इसी तरह जिल्लो ख्वार होते रहेंगे, ये तहरीकें चलाते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ऑपोजिशन के तो आपस में फिलहाल नहीं बन रहे, इत्तेहादियों के भी आपस में कुछ मामलात इतने अच्छे नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगी। एक ब्रेक लेने का काजर है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। ये यहाँ पर जो मेल मुलाकातें हुई हैं पीएम साहब से भी, उसमें क्या चीजें तय पा गई हैं, आगे चलकर होगा क्या? और फिर वैसे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम 9 अरब रुपए के स्वाबदीदी फंड जारी किए गए हैं। क्या ये ईदी दी गई है या उन्हें राजीनामा दिया गया है, क्या दिया गया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जब ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब हुकूमत को टफ टाइम देना हो तो ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको एक 1 पॉइंट एजेंडे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन इत्तेहाद में बैठी जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर उन्होंने भी इस हुकूमत को कायम रखना है तो इत्तेहाद तो बरकरार रखना पड़ेगा। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उस तरफ से भी उनके जो काबीना है उससे कुछ सीनियर मेंबरान उस मुलाकात का हिस्सा बने थे, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और दीगर लोग जो थे इस मुलाकात का हिस्सा बने थे। जिसके बाद अभी मैंने जाते जाते जिक्र भी किया था कि 9 अरब रुपए के स्वाबदीदी फंड्स जो है उसका भी इजरा किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। तो रिजवान रज़ी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करने के लिए हम इसको पहला कदम समझे ये जो फंड्स का इजरा हुआ है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिलावल साहब जो उनका कैलिबर है या जो उनका शख्सियत है उसके लिए ये 9 अरब रुपया को मानी रखते हैं। अच्छा।
میں وہ جو ہیں وہ ان کے مطالبات دیگر ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اور اس میں پولیٹیکل مطالبات بھی شامل ہیں اور نان پولیٹیکل مذاکرات بھی شامل اور ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور نشست ہونی ہے ابھی کل اور بھی جاری کل یا جی پرسوں۔ میرا خیال کل یا پرسوں ایک اور نشست ہے، آج میں بھی ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طور پہ پنجاب کی سیاست میں اپنی واپسی چاہتی ہے۔ کے پی کے میں واپسی وہ اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ وہاں پہ وہ گورنرشپ تو انجوائے کر رہی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس وقت جس طرح خوارج جو ہیں وہ چن چن کے مخالف سیاسی قوتیں میں کہہ دوں ان کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، وہاں پہ تو آپ دیکھیے نا مولانا روزانہ خبر آ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا کوئی نہ کوئی ایکٹیوسٹ یا کوئی نہ کوئی عہدیدار جو ہے کوئی تراویح کے دوران شہید کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ایک امپیکٹ آ رہا ہے وہاں پہ ہمسایہ افغانستان سے، اس کے نتیجے میں وہاں کی سیاست کے اندر ایک جوہری تبدیلی آئی ہے گزشتہ 10 سے 15 سال کے اندر۔ اس کو ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اس کو انکاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن دیکھیے اس وقت مولانا اور جناب پی ٹی آئی جو ہے، ایوانی پی ٹی آئی جو ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن دونوں اپنے بھاؤ بڑھا رہے ہیں۔ بھاؤ بڑھانے کے لیے وہ سٹیٹمنٹ بھی دیں گے، بڑی سے بڑی سٹیٹمنٹ دونوں سائیڈ سے آئے گی، اگر ان کے سربراہان سے نہیں آئے گی تو ان کی دوسری یا تیسری صف کی قیادت سے آئے گی۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتا ہے، تو آج کل جو ان کے بیانات ہیں اس کو فیس ویلیو پہ نہ لیا جائے، میری یہ گزارش ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو میرا سوال تھا یہ مولانا یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جو ان کے مطالبات ہیں آپ کو لگتا ہے وہ پورے ہو جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ مطالبات پورے نہ بھی ہوں، انہیں مطمئن ضرور کیا جائے گا۔ اچھا ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر پانی کے مسئلے کو ایک ایسی تقریر کا حصہ بنا سکتے ہیں جو وفاق کی نشانی صدر کو کرنی ہوتی ہے، جس میں اس نے حکومت کی ترجیحات کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک صوبے کے مسئلے کو پورے قومی ایشو بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی آگے تک چلے گئے ہوئے۔ صحیح۔ اصغر جاوید صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا، ماضی میں بہت پرانی بات نہیں کری، ماضی قریب کے میں حوالہ دے رہی ہوں کہ بھی ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا، وہاں پر بھی گورنر پنجاب کو مدعو نہیں کیا گیا، صدر زرداری صاحب بھی وہاں پر نہیں تھے، صدر زرداری صاحب نے 102 دفعہ دورے بھی کیے ہیں پنجاب کے، لیکن سی ایم صاحبہ نے انہیں ریسیو نہیں کیا۔ یہ کچھ ایسے معاملات ہیں، سیاسی اخلاقی معاملات، کہ جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی خفا نظر آتی ہے۔ جیسے رضوان رضی بن نے بھی کہا نا کہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی فہرست تھوڑی لمبی ہے۔ کس حد تک مطمئن کر پائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی کے معاملات کو؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کیا یقین دہانی کروائی جائے گی کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح سے جو ہے ایک طرفہ نہ تو فیصلے لیے جائیں گے اور نہ ہی جو ہے اس طریقے سے نظر انداز کیا جائے گا بڑی سیاسی شخصیات کو، بالخصوص صدر صاحب کو بھی؟ دیکھیے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کے ازلی سیاسی دشمن ہیں۔ وقتی مسلطوں نے مفادات نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا اور ان کو حکومت میں لا کے بٹھا دیا۔ دونوں نے اپنی پوری بھرپور قیمت اس کی وصول کی۔ اگر آج پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے تو اس نے وہ تمام عہدے جو آئینی طور پر سب سے زیادہ محترم یا زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے واسطے یا کہ ویسے ہی خام ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو بھی اپنے سیاسی ورکرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنی سیاست چلانی ہے، تو وہ وقتاً فوقتاً پریشر بڑھاتے ہیں، پریشر بڑھا کے اپنی مطلوبہ اگر 100 مانگتے ہیں اس میں سے 70% 80% جو ہے ان کو مل جاتا ہے۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، دونوں اکٹھے چلیں گے، ان دونوں کا اکٹھا چلنا جو ہے وہ ایک دوسرے کی سیاسی بقا کا معاملہ ہے۔ تو اس ساری معاملات میں میرے خیال میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس سے پہلے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی جس دن جوائنٹ سیشن تھا اس دن بیٹھے تھے، تو زرداری صاحب کے ساتھ جو 9 ارب کی بات کر رہی ہیں وہ تو چلے ہو گیا، لیکن پنجاب کی حد تک پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کسی قسم کا اقتدار شریک کسی کو اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات واضح طور پر ان کو بتا بھی دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، اور شہباز شریف صاحب اس کے بدلے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس تو نہیں آ سکتی سیاسی طور پہ، اس کی جو جگہ تھی وہ پی ٹی آئی لے چکی ہے، تحریک انصاف اس کو جگہ کو فل کر چکی ہے۔ تو اس سارے معاملات میں یہ لین دین کا کھیل ہے کہ اقتدار ہے، اقتدار میں کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، کتنی دفعہ چھیننا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، تو یہ سارے دباؤ کا کھیل ہے۔ باقی اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہیں کہ کوئی سیاسی دھماکہ ہو جائے، بولچال آ جائے، وہ نہیں ہوگا۔ یہ
छोटी छोटी टुक टुक है ये लगी रहेगी, या अभी मुतमईन हो जाएंगे 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, कोई नए मुताबिक आ जाएंगे, तो ये सियासत के साथ चलता रहेगा। चलिए, मेरे पास अगले सेगमेंट के लिए वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए मुख्तसर दोनों के कमेंट लूंगी। साराना साहब आपके भी, अनवर रज़ा साहब आपके भी। ये जो अज़र जावेद साहब ने भी बात की है कि ये चलता रहेगा, और सीएम साहिबा का जो मैसेज है वो भी पीएम साहब कन्वे कर देंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, तो फिर कहां पर फिक्स करेंगे बिलावल भुट्टो साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को पंजाब के हवाले से? साराना साहब, मेरे ख्याल है पीएम साहब ने बिलावल साहब को कहा है कि आपकी बात वो नहीं सुनती तो मेरी कौन सी सुनती है। 60 सफ़ों में मेरी एक तस्वीर नहीं छापी तो ਤੁਹਾਡੀ कितों छापनगे। तो ये तो उन्होंने साफ बता दिया कि जागते रहना तो साढ़े तेरा रहना, ठीक है ना। तो बाकी आपने इसी तनख्वाह पे नौकरी करनी है, आप नहीं करेंगे तो आपसे करवा लेंगे नौकरी जिन्होंने आपसे नौकरी करवानी है। बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं मिठाई पे, टॉफी पे, तो फिर बड़े कहते हैं कि खबरदार अब शोर किया तो जो मिल रहा है बस उस पर इक्तफा करें। अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे, जाहिर है, और क्या करें, बेचारे अच्छे हैं, सही है। अच्छा, अनवर रज़ा साहब, रिजवान रज़ा साहब ने कहा ना कि 9 अरब रुपए का जो स्वाबदीदी फंड है वो बिलावल साहब के स्ट्रेचर को सूट तो नहीं करता, यकीनन नहीं करता होगा, तो क्या फिर ऐसा हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्योंकि सीएम साहब तो कुछ देने से रही उन्हें पंजाब में, क्या पता वो खुद ये 9 अरब रुपए के जो स्वाबदीदी फंड है वो तरक्याती फंड के तौर पर अपने एमपीएस को दे दे पंजाब में? आप देखिए, पहली बात तो ये है, जिस इत्तेहाद की बात आप कर रही हैं, ये अस्करी सीमेंट की वजह से कायम है, और जब जरूरत होगी इसमें अस्करी केमिकल डाला जाएगा और इसमें दरार आएगी। फिर जब दरार आएगी तो फिर पीटीआई और बाकी जमातें जो हैं उसमें नकब लगा देंगी। एक बात तो ये है, और वो जब जरूरत होगी उस वक्त होगा। दूसरी बात जो आपने बंद कर दी है, 9 अरब की बात की, देखिए ना, ये रजी साहब तो बड़े बादशाह आदमी हैं, इनको देना जरा 9 करोड़ पे, देखे फिर इनकी टोन कैसे चेंज होती है। और ये देखिए भाई, 9 अरब रुपए जो हैं ये सियासी रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं, ये डेवलपमेंट फंड के तौर पर दिए गए हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी को होश के नाखुन लेने चाहिए। कुछ जो इख्तियारात होते हैं उसको पता होना चाहिए गवर्नर को कि मेरे ये इख्तियारात है और मैंने ये इस्तेमाल करने हैं। कुछ चीजें मांगी जाती हैं, सियासत में सिर्फ मांगना नहीं होता कि कशोल पकड़े और आप कहें कि मरियम मुझे दे देगी। मरियम जब हमजा को स्पेस नहीं दे रही, अपने चचा प्राइम मिनिस्टर को स्पेस नहीं दे रही, तो आपको स्पेस क्यों देंगी? आपने स्पेस छीननी है, आपने स्पेस हासिल करनी है, आपने मंत्री की तरह उनसे मिलते नहीं करनी। ये लास्ट जो आपका था ना जेस्चर, ये क्या कहते हैं, वो तो नहीं देंगी, आपने छीननी है, आपने लेनी है, ऐसे लग रहा था अनवर रज़ा साहब ने बहुत करीबी का कोई मामला जो है वैसे डिस्कस कर रहे हैं। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।